हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ, खुश रहना चाहिए ना, बिल्कुल रहना चाहिए। हमने प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात कर ली, मुख्य परीक्षा के बारे में बात कर ली। उसमें सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, कितने मार्क्स आते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, ऑल ओवर सारी बात हमने कर ली। आज हम कुछ नया जानेंगे। आज हम जानेंगे कि कब कैपेबल हो जाते हैं आप यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बारे में आपकी एज का क्राइटेरिया क्या है, अटैम्प्ट्स कितने दे सकते हैं, अगर आप किस कास्ट से हैं, जर्नल से हैं, एससी से हैं, ओबीसी हैं, जिससे से भी आप बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए एज लिमिट क्या है, साथ ही साथ अटैम्प्ट्स कितने दे सकते हैं आप। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि हम GS1, GS2 एंड GS3 के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। GS4 में तो इथिक्स है, इथिक्स के बारे में भी जानेंगे कि इथिक्स के अंदर भी हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो ऑल ओवर कहें तो GS1, GS2 एंड GS3 एंड 4, इन चारों के बारे में डिटेल देखेंगे हम कि चीज़ें क्या क्या हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको सिलेबस जानना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप शुरू में तैयारी, अभी आप शुरू ही कर रहे हैं तैयारी करना, तब आपको हफ्ते में 2 हफ्ते तक कंटिन्यूटी में आपको सिलेबस देखना चाहिए। 15 से 20 मिनट, अगर 25 मिनट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जब आपको चीज़ें अच्छे से याद हो गई, तब भी महीने 2 महीने में आपको एक बार सिलेबस उठा के देख लेना चाहिए। क्लियर? और जब यूपीएससी का आपको पता है, हर साल पेपर होता है। तो जब भी उसका इन्फॉर्मेशन आती है, यूपीएससी जो अपने फॉर्म निकालती है, इन्फॉर्मेशन भी देती है, तो उसको भी अच्छे से देखना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उसके रूल्स हैं, क्या चीज़ें बताई है उसने, उसको बहुत अच्छे से। क्योंकि आप एग्ज़ाम देने गए, बहुत अच्छे से पेपर दिया, परंतु अगर आपने वो चीज़ें सही से फॉलो ही नहीं करी जो यूपीएससी ने आपसे कहा है। कई बच्चे तो एग्ज़ाम रूम में जाते हैं, चीज़ें पता है, ये तक भी होता है कि आप एग्ज़ाम में जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं साइबर कैफ़े में जाके, तब आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड कोई और सा दिखाया, कोई और दिया है जो आपके पास उस समय अवेलेबल है, और जो आप वहाँ पर लेके गए हैं, जहाँ पे आपका सेंटर है, वहाँ पर आप दूसरा ले जाते हैं। परंतु यूपीएससी में क्लियर लिखा रहता है कि जो आपने आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पे दिया है, सबमिट किया है, वही आइडेंटिटी कार्ड आपको वहाँ पर लेके जाना है। और ये चीज़ लिखी होती है। अगर आपने चीज़ें सही से पढ़ी होती, यूपीएससी का नोटिफिकेशन सही से देखा होता, तो ये मिस्टेक नहीं होती। अब चाहे आप कितना भी बेहतरीन आपको एग्ज़ाम आता हो, आप सोच रहे होंगे कि इस बार मैं कर दूंगा सब कुछ, तो ये छोटी छोटी माइनर से मिस्टेक करने के बाद भी आप चीज़ें गलत कर लेते हैं। ऐसा ही नहीं होता कि सिर्फ हमें आता है, पेपर नहीं आता तभी चीज़ें हो सकती हैं। कई बार हम जो डिटेल्स भरते हैं अपनी OMR शीट में, वो गलत कर देते हैं। उससे कितना भी अच्छा आपने पेपर करा हो, बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्म रहा हो, आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन पक्का, पर पता चला OMR शीट फुलफिल करने में आपने अपनी जो इंट्रो था उसको देने में गलती कर दी, जो उन्होंने मांगा था आपसे, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कुछ छोटी जानकारी हैं जो आपको बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कुछ बात कि हमारी ये जो हम यूपीएससी देते हैं, इसका जन्म कब हुआ। यानी कि अगर ऑल ओवर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए तो कहते हैं 1 अक्टूबर 1926 से शुरुआत मानी जाती है। 1 अक्टूबर 1926 से शुरुआत काफ़ी पहले से हो गई थी, परंतु एक ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं वो 1 अक्टूबर 1926 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसका शुरू में नाम ICS था, इंडियन सिविल सर्विस। क्लियर? परंतु 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में इसका नाम बदल दिया गया, इसको संघ लोक सेवा आयोग नाम दे दिया गया, यूपीएससी दे दिया गया। क्लियर? और हमारे भारत में सिविल सर्विस का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और एक अगर आप ऑल ओवर देखना चाहें, आप पॉलिटी में अगर इसको देखना चाहेंगे, तो कहा जाता है बड़े स्तर पर कि ये परीक्षा पहले इंग्लैंड में होती थी, उसके बाद भारत में शुरू हुई, ये हुआ वो हुआ। अगर आप ऑल ओवर देखना चाहें इसको, कि हमारे ये जो नौकरशाही है एक तरीके से
प्रशासन क्या है? नौकरी, नौकरी कर रहे हैं, किसी की नौकरशाही। नौकरशाही की शुरुआत अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो पूंजीवाद इसमें एक टॉपिक भी है। अभी मैं आपको जब जीएस फर्स्ट का ये पूरा सिलेबस बताऊंगी ना, तब उसमें पूंजीवाद, और पूंजीवाद अर्थात औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति हुई भाई, पैसे बढ़ा, चीज़ें बढ़ी, अब कुछ लोगों के हाथ में बड़े स्तर पर पैसा आ गया, पूंजीवादी। आपको पता है औद्योगिक क्रांति से पूंजीवाद का जन्म हुआ। पूंजीवाद यानी कि पूंजीवाद का जब जन्म हुआ तो उन कुछ लोगों को अपना पैसा संभालने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, चीज़ें संभालने के लिए कुछ भरोसेमंद, अच्छे, एजुकेटेड नौकरशाही की ज़रूरत पड़ी। नौकर आप कह सकते हैं, नौकरशाही की शुरुआत। तो अगर आप ऑल ओवर देखना चाहें तो कहीं ना कहीं से वहाँ से नौकरशाही की शुरुआत होती है, क्योंकि ये नौकरी है, आप देश की नौकरी कर रहे हैं, किसी की भी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी ही तो कर रहे हैं, प्रशासन। तो कहीं ना कहीं वहाँ से शुरुआत होती है। अगर आप पॉलिटी के मकसद से देखना चाहेंगे तो पॉलिटी में चीज़ें और हैं, क्योंकि एक पूरा टॉपिक है यहाँ पर, इसमें पूंजीवाद, साम्यवाद, इन सब से। तो अगर आप रियलिटी में नौकरशाही का उदय देखना चाहते हैं तब आप देख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति से जन्म हुआ पूंजीवाद का। अब वो कैसे हुआ, जब हम अगर आप किससे, समाजशास्त्र से, समाजशास्त्र अगर आपका ऑप्शनल विषय है तो बहुत बेहतरीन तरीके से ऑप्शनल समाजशास्त्र की भी शुरुआत की जाएगी। हिस्ट्री भी ऑप्शनल है, पॉलिटी ऑप्शनल है, इन तीनों ऑप्शनलों की शुरुआत की जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने ऑप्शनल पढ़ लिया एक बार तो आपको कहीं किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आपको खुद चीज़ें खुद समझ में आने लगेगी, एक दूसरे से जोड़ के। मैंने अभी आपको बताया ना कि औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति से पूंजीवाद का जन्म हुआ। अब वो कैसे हुई, ये सब चीज़ें अगर आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे। ठीक है, पूंजीवाद के जन्म से ही नौकरशाही का शुरुआत हुई, क्योंकि उनको अपनी चीज़ें मेंटेन करने के लिए, अब इतना धन कमा तो लिया, उसको कैसे मेंटेन करना है, क्या की चीज़ कहाँ होनी है। और ये चीज़ हम अपने भारत में देखें तो अकबर के शासनकाल में भी, गुप्त साम्राज्य में भी, मौर्य शासन में भी सब चीज़ देख सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो सिविल सेवक थे वो कहीं ना कहीं राजस्व संबंधी काम देखते थे। बाद में ये सब चीज़ें आई हैं, अभी जो इतना ब्रॉड एरिया हो गया है। पहले तो सिर्फ राजस्व संबंधी ज़्यादातर ये एरिया देखते थे। तो बहुत बड़े स्तर पर अगर आप शुरुआत देखना चाहेंगे, एक से एक चीज़ें जुड़ती जाती हैं। चलिए, ये सब तो एक जनरल नॉलेज की बात हुई। हम बात करते हैं, आपको सबसे पहले ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आपको फॉर्म फिल करना है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आप SC से हैं, OBC से हैं, जर्नल है या आप दिव्यांग हैं, जो भी, आपको 21 एज कंप्लीट होनी चाहिए आपकी 1 अगस्त को। यानी कि ये 2020 चल रहा है तो 1 अगस्त 2020 में आपकी जो एज है वो 21 साल की हो चुके हो आप। तो अगर आप 21 साल के हैं, ग्रेजुएट हैं या उसके समकक्ष, ग्रेजुएशन के समकक्ष कोई और आपकी डिग्री है, तो आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं UPSC का एग्ज़ाम देने के लिए, IAS बनने के लिए। IAS का बड़ा क्रेज़ रहता है, IAS, IPS, IFS, क्योंकि ऐसे ज़रूरी नहीं कि IAS, बहुत से लोग IAS को छोड़कर IPS भी चूज़ करते हैं पोस्ट को। तो हमने बात करी कि स्नातक होना चाहिए। हाँ, अगर आप स्नातक के अर्थात ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हैं तब भी आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। परंतु जब अगर आप प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर लेते हैं, एंट्री गेट है प्रारंभिक परीक्षा, तो उसके बाद आपको मेंस में जब आप मुख्य परीक्षा मेंस लिखते हैं तो अब आपको अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट अटैच करनी पड़ती है। हाँ, परंतु प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा दे भी सकते हैं अगर आप फाइनल ईयर में हैं। तो ये बात रही। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज। जर्नल के लिए क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है और अटेम्प्ट्स कितने हैं। तो 21 साल, ये तो सब में 21 ही है भाई। आप 21 के हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब 21 से, जर्नल वाले 21 से लेके 32 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अर्थात आप जब चाहें, आप 31 साल के हैं तब भी भर सकते हैं, 30 साल के, परंतु 32 साल लास्ट है। 21 से 32 साल, अटेम्प्ट्स कितने हैं, आप 21 से 32 साल के बीच 6 बार अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। 6 टाइम अटेम्प्ट्स, क्लियर रखिएगा इस बात को, 6 बार अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। OBC के लिए क्या है, अदर बैकवर्ड कास्ट, OBC
21 से 35 साल के हैं आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। और अटेम्प्ट्स कितने हैं? 9 है। क्लियर? SC ST 21 से 37 वर्ष, कितना? 21 to 37, नो लिमिट्स। आप 21 से 37 साल तक के जब तक होते हैं आप कितनी भी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जनरली अगर आप ऑल ओवर देखा जाए तो 21 से 37 साल, अब ऐसा तो है नहीं कि बरसात का मौसम है कभी भी आ जाएगा या साल में 2 बार आ जाएगा, सर्दी की बरसात आ जाएगी, मानसून की बरसात आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। यूपीएससी अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो साल में एक ही बार फॉर्म निकलेगा, तो एक बार ही भर सकते हैं फॉर्म, एक ही बार निकालती है फॉर्म, ये नहीं हर दूसरे महीने निकाल देगी। हाँ, यूपीएससी बहुत सारी सर्विस के लिए यूपीएससी के थ्रू बहुत सारी सर्विसेज फॉर्म फिल कराए जाते हैं, परंतु अगर आप पर्टिकुलर आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस, तो एक ही बार निकालती है फॉर्म, तो इसमें नो लिमिट है। नो लिमिट से तात्पर्य फिर भी अगर आप देखना चाहें तो 21 से 37 एक साल में एक ही बार, तो आप जितना भी टाइम ड्यूरेशन लगाएंगे वो लगा लीजिए, एक साल में एक बार, तो इतनी लिमिट उनकी भी हो जाएगी। वैसे नो लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, परंतु अगर आप 21 साल से शुरू करते हैं और 37 साल तक, तब भी एक काउंटिंग हो जाएगी कि आप यहाँ तक कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, परंतु फिर भी है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि अगर आप अपनी सर्विस को लेकर बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई मुझे यूपीएससी में जाना है, तो एक बार 2 बार 3 से 4 बार, भाई ठीक है आप जॉब भी करते हैं नहीं टाइम दे पाते, तब भी आप 3 से 4 बार में अपनी सर्विस को क्रैक कर ही सकते हैं, परंतु 21 से 37 तो बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो तभी दिख जाता है कि हो पाएगा उससे या नहीं हो पाएगा। दिव्यांग के लिए 21 से 42 साल है। कितनी है? 21 से 42 साल। अब अटेम्प्ट्स की बात आती है, अगर आप जर्नल में हैं और दिव्यांग हैं तब आपके लिए 9 अटेम्प्ट्स है। कितने हैं? 9 अटेम्प्ट्स हैं। बाकी यही है, सेम प्रोसेस है। अगर आप SC ST में हैं तो अनलिमिटेड है। क्लियर रखिएगा इस बात को, ठीक है? तो बाकी दिव्यांग के लिए ये प्रोसेस है कि जर्नल ओबीसी जर्नल है तो इतने, ओबीसी इतने, ये सब चीज़ इतने, परंतु हाँ ये जो 42 साल है ये एज बढ़ाती है, और जो टाइम का ड्यूरेशन होता है उनको लिखने का शायद वो भी बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट जब और कुछ चीज़ें बताएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे कि दिव्यांग के लिए, पर्टिकुलर दिव्यांगों के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन। वैसे अगर आप देखा जाए तो मुख्य परीक्षा का जो लिखित होती है, पहले बात तो याद रखिएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो OMR होता है, और जो मेंस होता है मुख्य परीक्षा वो लिखित होता है 3 घंटे का, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लिखना पड़ता है आपको 3 घंटे, इसीलिए कहते हैं ना लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, तो इस बात को याद रखिएगा, लिखित होती है। परंतु दिव्यांग के लिए आई थिंक इसमें भी थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है इनको, परंतु इसके बारे में हम कभी और इससे संबंधित बात करेंगे, तब बात करेंगे। क्लियर? चलिए अब देखते हैं स्टेप 1। 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 में प्रारंभिक परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा पहले ही आप जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा 200 मार्क्स होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं जीएस पेपर 1 में। 100 क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर का 2 क्वेश्चन। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है, ये सारी बातें हमने उसमें की हुई हैं, बस इसमें हम बता रहे हैं कि 3 स्टेप हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। तो जीएस में और सीसेट। अच्छा, सीसेट की फुल फॉर्म क्या होती है आपको पता है? अगर आपसे पूछ ली जाए कि सीसेट की फुल फॉर्म क्या होती है, आई थिंक पता भी होगी, ऐसा नहीं है, समझदार बच्चे हैं आजकल के बहुत सारे। तो सीसेट की फुल फॉर्म होती है, पता होगी फिर भी बता देती हूँ, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सीसेट की पहले क्वालिफाइंग नहीं था, परंतु अब क्वालिफाइंग है, आपको पता है क्वालिफाइंग है सीसेट का पेपर। जो मेरिट लगती है आपकी वो सिर्फ इस पर लगती है, जीएस पेपर पर, परंतु अगर आपका पेपर पहले सीसेट का चेक होगा, अगर आपने इसी में आप पास नहीं हुए तो आपका
इस आपने जीएस में कितना भी अच्छा स्कोर किया हो आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर को पहले पास करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसको भी हल्के में नहीं लेना है, इस पर भी ध्यान देना है। हाँ, परंतु थोड़ा ध्यान भी दिया तब भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। स्टेप 2 क्या है? मुख्य परीक्षा। इसमें टोटल ऑल ओवर 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर होते हैं, परंतु जो मेरिट लगती है वो 7 पेपर पर लगती है। 2 पेपर जो हैं इसमें लैंग्वेज के, एक लैंग्वेज पेपर 1 इंग्लिश होगा और एक लैंग्वेज पेपर 2 जो भी आपको अच्छी लगती हो, हिंदी, गुजराती, मराठी, वो भाषाएं 22 भाषाएं जो भी संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो 2 लैंग्वेज के पेपर होंगे, एक इंग्लिश का होता है और एक जो आप अपने पसंद से चूज़ करें। दोनों पेपर क्वालिफाइंग है। ये जो बाकी 7 पेपर हैं ये 250-250 नंबर के हैं, परंतु ये जो दोनों क्वालिफाइंग है ये 300 नंबर के हैं। इसमें आपको 25% मार्क्स लाना ज़रूरी है, यानी कि 75 नंबर लाना आपको ज़रूरी है। जब आप ये दोनों पेपर क्वालिफाई कर लेंगे तभी बाकी ये चेक होंगे, चाहे आपने इसमें कितना भी अच्छा लिखा हो, कितना भी अच्छा स्कोर किया हो। अगर आपने ये दोनों पेपर क्लियर नहीं करे तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, फिर मैं कहती हूँ कि यूपीएससी कहने को बहुत कठिन परीक्षा है, मैं बिल्कुल नहीं कहती आसान है, परंतु बहुत आसान भी है अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी से, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं, और स्ट्रैटेजी बनाना बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ी बात है उसको फॉलो करना। हाँ ठीक है, मैं ये भी नहीं कहती कि कई बार चीज़ें, भाई लाइफ है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, कभी सडनली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिनको हमने आशा नहीं की होती ये चीज़ होगी, परंतु उसको से जल्दी उभर के वापस अपने ट्रैक पे भी आना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिसने भी, ऐसा नहीं है कि जो भी सिविल सेवक बना है या चीज़ें सब कुछ आसान रहा होगा, उसने भी ये सारी दिक्कतें देखी होंगी। तो कहने को बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है, परंतु बहुत आसान भी है। इसका एक अपना पैटर्न है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका चीज़ें एक अपना पैटर्न है, इसने अपना एक सिलेबस दिया, इसको पढ़ो, चीज़ें करो, क्लियर तौर पर अपनी सारी बातें लिख दी हैं इसने। तो हमने ये बात करी मुख्य परीक्षा के बारे में। मुख्य परीक्षा में एसए का पेपर होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। आज हम जीएस पेपर के बारे में डिटेल्ड बात करने वाले हैं। बाकी एक और लेक्चर देखेंगे जिसमें 2, 3 और 4 इन तीनों को ही कवर कर लेंगे। क्लियर। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल में आप बहुत एक लंबी लिस्ट है ऑप्शनल की, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं, मैथ्स भी ले सकते हैं। तो एक लंबी लिस्ट है, परंतु ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं बहुत ज़्यादा ध्यान से चूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये 2 पेपर ऑप्शनल के बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं आपका फाइनल लिस्ट में नाम लाने के लिए, और साथ ही साथ आपकी रैंक डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इन 2 आपके ऑप्शनल पेपर का। इस पर भी कभी बात करेंगे कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें। साथ ही साथ ये जीएस पेपर 4 इथिक्स का, इसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर, ये 3 पेपर हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक तो एसे का, निबंध का, दूसरा इथिक्स का अर्थात जीएस पेपर 4, थर्ड आपके 2 ऑप्शनल हैं, क्योंकि बाकी ये जो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और 3 इसमें सबके ज़्यादा 5-10 सबके ऊपर नीचे होते हैं, नंबर ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि सभी सेम होते हैं, कोई आपसे ज़्यादा महान नहीं होगा उसमें, याद रखिएगा। कोई ऐसा नहीं होता, हो सकता है भाई किसी की पॉलिटी अच्छी हो, हिस्ट्री अच्छी ना हो उतनी, तो सब इधर उधर लुटके रहते हैं, 5-10 इतना ही ज़्यादा होता है। परंतु मेरिट में नाम आना और आपकी रैंक डिसाइड करना, साथ ही साथ अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं मुख्य परीक्षा में ही, तो आपको इंटरव्यू की भी इतनी टेंशन नहीं रहनी चाहिए। परंतु अगर आपने मुख्य परीक्षा ही सिर्फ आपका जैसे 1750 का है टोटल, इस पे मेरिट लगती है, आपके टोटल 790 आए और मेरिट गई है 795। अब सिर्फ 5 नंबर हैं, अब इंटरव्यू में सारा दबाव हो जाएगा आप पर। फिर इंटरव्यू आपका ऐसा होना चाहिए कि बस कहते हैं ना, फाड़ दो। अगर आपने मुख्य परीक्षा में अच्छे, अब 795 मेरिट गई है, तब अगर आपके 800, 810 इस तरीके के मार्क्स हैं, यानी कि इतने अच्छे हैं, तो आपको इंटरव्यू की में, भाई देखिए, अच्छी सीरियस सब चीज़ को लेना चाहिए, परंतु दबाव नहीं रहता इतना,
क्योंकि आपने मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर ले लिए हैं तो आपको इतनी टेंशन नहीं रहती। इंटरव्यू की रहनी तो चाहिए, देखिए बिल्कुल रहनी चाहिए, उसका भी एक अपना महत्व है, परंतु इतनी टेंशन नहीं रहती, रैंक भी अच्छी मिल जाती है आपको, चीज़ें भी मिल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। तो यही बात है, ये जो GS 1, 2, 3 है इसमें सबके मार्क्स लगभग समान ही रहते हैं, क्योंकि कोई सारे सब्जेक्ट में 30 मार्क का नहीं होता, सब ऊपर नीचे होता है, 5-10 नंबर का खेल रहता है और कुछ नहीं। परंतु ऐसे निबंध, आपके 2 ऑप्शनल पेपर और साथ ही साथ इथिक्स, अगर आप इन पर अच्छी कमांड कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छी रैंक ले सकते हैं, अच्छे मेरिट लिस्ट ले सकते हैं, और अच्छे नंबर लाएंगे तो इंटरव्यू में चीज़ें इतनी बर्डन नहीं होगी, क्योंकि जब इंटरव्यू से बाहर निकलते हैं ना इतनी मेहनत करने के बाद, तब बड़ा दुख होता है। तो मुख्य परीक्षा में इन 4 पे, निबंध पे, GS पेपर 4 और दोनों ऑप्शनल पे बहुत अच्छी पकड़ बना लीजिए, यहीं से आपकी मेरिट रैंक सब डिसाइड हो जाएगी, इंटरव्यू तक भी डिसाइड हो जाता है चीज़ें। क्लियर? तो ये सारी बात रही। और फिर 275 नंबर का होता है स्टेप 3 क्या है, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू, फाइनल स्टेप है, आपने इसको क्लियर कर लिया तो फिर देखिए आप UPSC के क्रैक कर जाते हैं, और हो सकता है, आशा है कि IAS आपकी मनपसंद पोस्ट आपको मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं कि GS पेपर 1 में क्या है। GS पेपर 1 में भारतीय विरासत और संस्कृति अर्थात भारत का आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात की गई है। भारत एवं विश्व इतिहास यानी कि वर्ल्ड, इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों को पढ़ना है, और समाज अर्थात सोसाइटी, भारत एवं विश्व का भूगोल यानी कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों चीज़ें पढ़नी है। क्लियर? अब बात करेंगे, इनके डिटेल्ड बातें देखेंगे, डिटेल देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू। पहली बात की क्या की गई है, भारतीय संस्कृति में प्राचीन यानी कि आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ते हैं जब आप, अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा पूरी कर ली है, क्लियर कर ली, अर्थात फर्स्ट गेट में एंट्री ले ली है, तब आपको सेकंड गेट में जाने के लिए, सेकंड स्टेप के लिए आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ता है अलग से। तो ये ऑल ओवर बात किसकी की जा रही है, आर्ट एंड कल्चर की। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल यानी कि एंशिएंट, प्राचीन काल से आधुनिक मॉडर्न तक, एंशिएंट से मॉडर्न तक के कला के रूप, कैसे आप पढ़ते हैं ना, बर्तन कैसे थे, किस तरीके के कलर थे, औरतें कैसे गहने पहनती थी, ये सारी चीज़ें। मुगल काल में क्या था, मुगल काल में क्या साहित्य था, क्या कला था, क्या कला थी, मुगल कालीन कला क्या है, और साथ ही साथ आप टोटल सब प्राचीन काल से लेके मॉडर्न कुछ नहीं छूटता, सारा पढ़ना पड़ता है आपको। आप देखते हैं लाल किला, मुगल कालीन स्थापत्य कला है, तो उसके बारे में पूछेंगे भाई इसमें कौन सी, ताजमहल कौन सी पच्चीकारी है, क्या है, गोल गुंबद किससे शुरुआत हुई, कहाँ से आई, ये सब चीज़ें पूछते हैं। ईरानी कला क्या है, ये सारी बातें पूछते हैं आर्ट एंड कल्चर में। टेंशन लेने की बात नहीं है, ब्रॉड सब्जेक्ट है, परंतु आराम से चीज़ों को एकदम इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कब UPSC क्लियर कर लिया भाई। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय यानी व्यक्तित्व, जैसे जो भी उस समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे होंगे। वर्तमान समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति आप किसको कह सकते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी, आई थिंक आप उनके बारे में इतिहास में, एक समय वो आज हैं आधुनिक है, एक समय वो इतिहास भी बन जाएंगे, आप पढ़ भी सकते हैं। तो उस समय के पूछ रहे हैं पर्टिकुलर, या फिर अब्दुल कलाम जी भी थे, बहुत अच्छी पर्सनालिटी थे, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी। भाई मैं किसी के साथ नहीं, मैंने सिर्फ बताया है कि अगर वर्तमान में आप देखना चाहे, अभी कोई पर्सनालिटी की बात उठ रही हो, आपके लिए कोई आपका हीरो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी जी का नाम ले सकते हैं, आप किसी का भी नाम ले सकते हो। तो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इस समय कौन है, आप हो सकता है भाई आगे चल के बिल्कुल पढ़ेंगे आप, आज तक आप नेहरू जी के बारे में, सबके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो आगे ये पढ़ेंगे आप कि ये हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, ये चीज़ें करी हैं। तो ये सब चीज़ें तो आज जो वर्तमान समय में जो वर्तमान हैं, कल आगे चल के आप उनको इतिहास में पढ़ेंगे, कभी वो भी तो वर्तमान में ही थे।
तो 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व व उनका योगदान, जिस देश के जिस भी भाग से, चाहे पूर्वोत्तर से चाहे दक्षिण से, कहते नहीं दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ना है, उत्तर पूर्व का इतिहास पढ़ना है, तो किसी भी क्षेत्र से रहे हो, भारतवासी है भाई, तो उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम में, उनके बारे में, सबके बारे में पढ़ना है। स्वतंत्रता के पश्चात देश का एकीकरण और पुनर्गठन, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत पढ़ना है कि किस तरीके से स्वतंत्रता, जब हमारे देश को आज़ादी मिली तब कैसे देश का एकीकरण हो सका, इसके बारे में बात करेंगे। और शायद ये जो हम वर्तमान समय में चीज़ें पढ़ रहे हैं, मोदी जी तक का काल, अगर उससे आगे भी जो प्रधानमंत्री जी आएंगे चीज़ें, वो सब हम इसी के बाद पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात देश का एकीकरण और पुनर्गठन, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में ही इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले का तो हम ये चीज़ पढ़ ही लेते हैं मॉडर्न तक, उसके बाद ये सब स्वतंत्रता के बाद भारत, नेहरू जी हो गए, उसके लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबके बारे में पढ़ा जाता है। विश्व इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर आप ऑल ओवर कहना चाहें तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है। विश्व इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं, कहाँ, 18th सेंचुरी, 18वीं सदी तथा उसके बाद की घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर हुए हैं ना, 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, जो बॉर्डर होते हैं उनका सीमांकन किस तरीके से हुआ, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन में क्या पढ़ना है, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि व इसके रूप तथा समाज पर इनका क्या प्रभाव पड़ा। जैसे औद्योगिक क्रांति हुई तो समाज पर इसका क्या प्रभाव हुआ, उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव था, इन सब भाई सब चीज़ें पढ़ी हैं तो समाज पे कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा। पूंजीवाद का क्या प्रभाव रहा, समाजवाद का, साम्यवाद का क्या प्रभाव रहा, ये सारी बातें पढ़नी पड़ती हैं। साथ ही साथ भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, क्या विशेषता है, हमारे देश में कितने विविध प्रकार के कल्चर हैं, तो यही सब चीज़ें पढ़नी है कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता के बारे में पढ़ना है। महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या व संबंधित मुद्दे, जनसंख्या से संबंधित मुद्दे आप देखे हैं ना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ते हैं कि जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है, ये सब चीज़ें भी पढ़ते हैं हम जनसंख्या से कि भाई जनसंख्या इतनी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करो, चीज़ें बढ़ेंगी, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से इतना खाना आएगा, या फिर आत्मनिर्भर भारत बनाओ, भाई एक मुंह है तो 2 हाथ भी हैं, किस तरीके से ये जो हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश मिल रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल रहा है, इसको हम कैसे अपने लाभ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मुंह तो एक है परंतु हाथ 2 हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, यानी कि जनसंख्या व संबंधित मुद्दे व विकासात्मक विषय, विकास की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, क्या करें जिससे हम विकास करें, चीज़ें, ये सारी बातें, विकासात्मक विषय, शहरीकरण व इसकी समस्या, शहरीकरण, गांव से शहर की ओर पलायन हुआ, इससे क्या हुआ, शहर में भीड़ भाड़ बहुत बढ़ गई, बहुत गंदगी रहने लगी, चीज़ें, बड़ी बड़ी बस्तियां, मलिन बस्तियां बन गई, इससे कि क्या दुष्परिणाम हुए, इसकी क्या समस्या इससे उत्पन्न हुई, साथ ही साथ इसके उपाय क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी। भारत के समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, यानी कि जो हमारा भारत है, भारत पर ऑल ओवर वर्ल्ड का भूमंडलीकरण का, आप देखते हैं अब ऐसा नहीं है कि अगर हम सोचें कि हम सिर्फ अकेले अपने आप से ही संबंध रख के हम ग्रोथ कर लेंगे, नहीं, हर देश किसी ना किसी देश पर किसी ना किसी चीज़ के लिए निर्भर है। जैसे हमारे यहाँ पर पेट्रोल, तेल तो नहीं होता, ये सब खाड़ी देशों में होता है। अब खाड़ी देशों में अगर युद्ध हो जाए, वहाँ पर युद्ध जैसे हालात हो जाए या कुछ भी दिक्कत हो जाए, तब क्या होता है, तब भारत में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, तेल के दाम बढ़ जाते हैं ना, बढ़ते हैं ना भाई, वहाँ से पेट्रोल डीजल तेल नहीं आएगा और यहाँ पर जितना होगा कंजम्पशन तो उतना ही रहेगा चीज़ें, तो क्या होगा, दाम और बढ़ेगा, दाम बढ़ते जाएगा, क्योंकि वहाँ से पीछे से सप्लाई तो होने रही, यहाँ पे जो है उसके दाम इसलिए बढ़ा दिए जाएंगे कि भाई थोड़ा कंजप्शन कम हो, चीज़ें सही। अब आप सोचेंगे फिर ठीक है भाई इतना पेट्रोल का दाम बढ़ रहे हैं, चलो साइकिल से ही चलते हैं, पब्लिक कन्वेंस से ही चलते हैं,
है ना। नहीं तो फिर ज़रा सा मार्केट जाने के लिए ना 10 कदम जाने के लिए भी घर में बाइक होती है या स्कूटी होती है, वो उठती है। और सबसे बड़ी बात कि छोटे छोटे बच्चों को उनके घर वाले ये नहीं देखते कि मतलब पैसा दिखा रहे हो। देखिए, पता नहीं बुरा मानेंगे आप भला मानेंगे, मुझे समझ में नहीं आता, परंतु ये सत्य बात है कि अगर आपके घर से आपका बच्चा स्कूटी लेके जा रहा है तो आपको पता नहीं है, फिर जब कुछ भगवान ना करे कुछ घटना ऐसी घट जाती है तब क्या होता है। तो थोड़ा बच्चे को ना उसको कदर सिखाओ। ये नहीं कि पैसा अच्छा है, चीज़ें अच्छी है तो आप दिखाओगे। स्कूटी जहाँ पहले बच्चे पैदल चल के जाते थे कोसों दूर पढ़ाई करने, एक रेस्पेक्ट होती थी, अब तो टीचरों के लिए पढ़ाई के लिए वो चीज़ भी नहीं रही है। रियलिटी में बताऊँ, पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है। साथ ही साथ आप पहले बच्चे को भाई स्कूल जा रहे हैं स्कूटी दिलवाएंगे, अरे भाई बस जाती है, बस आती है, बस दिलवाइए, या फिर बच्चे को साइकिल दिलवाइए, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी इनकम बचेगी। बच्चा मतलब ऑल ओवर उसके लिए साइकिल बेहतर है। स्कूटी दिलाएंगे, बाइक 5 मिनट जाना है जी, बाइक चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, ठीक है गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स निकाल दिए हैं, गवर्नमेंट तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक आप नहीं सुधरेंगे। सारी चीज़ गवर्नमेंट को मत दोष दिया कीजिए कि गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट ये। गवर्नमेंट ने तो कह भी दिया है कि अगर कोई बच्चा कन्वेंस ऑटो ये मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह चलाता हो गया तो पेरेंट्स पर होगा, क्योंकि बच्चा जा रहा है, ठीक है एक बार ही तो लेके जा सकता है वो चोरी से कीज़ बाइक की, स्कूटी की, गाड़ी की। जब आप वो आएगा घर में तब तो पता होगा, तब आप उसको इतनी अच्छे से सबक सिखा दें कि वो दोबारा ना लेके जाए। अब बार बार लेके जा रहा है तो आपकी शय है, ले बेटा ले जा ये काम कर ला, ले बेटा ये ले जा। तो हर चीज़ गवर्नमेंट पे मत डाला कीजिए, आपकी बेवकूफ़ी आप करते हैं। गवर्नमेंट एक एक गलियों में थोड़ी ना घूमेगी, जाते हुए गलियों में लेके दौड़ते रहते हैं। सडनली मैं अपने घर के पास ही खड़ी थी, मैंने देखा कि 14-15 साल का एक बच्चा होगा, गली में ना पूरे गली में इस तरीके से बाइक चला रहा था जैसे पता नहीं सड़क ना उसके घर वालों ने बनवा दी हो। अब कहा हो बेटा बस तू बाइक दौड़ा, और सच आगे जाके वो बहुत तेज गिरा। अब ऐसा नहीं है कि उसमें उस बच्चे को भी दोष दिया जाएगा, उस दोष कुछ ना कुछ उसके पेरेंट्स का भी है, क्योंकि उनका बच्चा घर से बाइक लेके जा रहा है। मैं मानती हूँ आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ भी हो गए हैं, सच में मुंह पे कह रही हूँ कि हो गए हैं अड़ियल जिद्दी टाइप के, परंतु कहीं ना कहीं वो जिद्दीपना ना दो लगाएं सही से, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से तो बड़ा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, इस चीज़ों को देखिए प्लीज़, इन सब चीज़ों को देखिए। तो हम बात कर रहे थे भूमंडलीकरण की, हमारा टॉपिक था कि भारत के समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। तो यही बात है कि जब खाड़ी देशों में से हमारे यहाँ पर सप्लाई नहीं होगी तो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल महंगा होगा, हमारे यहाँ महंगा होगा। आप सोचेंगे चलिए साइकिल से चला जाऊँ या पब्लिक कन्वेंस यूज़ कर लूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। तो ये सब चीज़ें, ये होता है भूमंडलीकरण का प्रभाव कि क्या पड़ेगा, एक देश में कुछ प्रॉब्लम होती है तो दूसरे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहले ये भी कहा जाता था कि अमेरिका को अगर जुकाम अर्थात थोड़ी सी जुकाम भी हो जाए ना तो पूरे पूरे वर्ल्ड का गला ख़राब होना तो ज़रूरी, इतना बड़ा इम्पैक्ट कहा जाता था अमेरिका का सारे देशों पर। तो ये सारी बातें हैं इसके अंदर, भारत के समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। और भी बहुत सारी बातें आती हैं, और ये जो मैंने अभी साइकिल वाली, बाइक वाली, ये सारी बातें प्लीज़ नॉर्मल लेना, इसको ऐसे मत कहलाना। पर चीज़ें आई तो भाई ये भी एक मुद्दा है, उठाना चाहिए, चीज़ें उठानी चाहिए। सरकार गली गलियों में आके नहीं देखेगी, हर एक पेरेंट्स को दरवाज़ा खटखटा के नहीं कहेगी, उन्हें बताएगी नहीं कि आप चीज़ों का, अरे पैसा है, चीज़ें अपने तक सीमित रखिए ना। जब आपका बच्चा कुछ, फिर रोते हैं कि बच्चा पढ़ा नहीं, ये नहीं करा, वो नहीं करा, बच्चे को गंदी आदतें लग गई। पहले तो कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया उसे। वैसे ही आजकल इतनी सिचुएशन बन चुकी है पैंडेमिक में, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे वो भी मुझे पढ़ना है मोबाइल दो, और पता नहीं 2-3 ऐप्स खोल के रखे, पेरेंट्स आए तो भाई ऐसा रियलिटी है। देखिए बच्चे के बारे में सच्चाई है, पेरेंट्स कब तक खड़े रहेंगे बच्चे के सर पर। पेरेंट्स आए तो फटाफट पढ़ने वाली ऐप खोल ली, हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वो गए फटाफट दूसरी गेम शुरू कर दी। ये चीज़ें तो काफ़ी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। देखिए इसके नुकसान ज़्यादा नज़र आने लगे हैं। कहते हैं ना, अति किसी भी चीज़ को दुर्गति में बदल सकती है। चलिए देखते हैं बाकी का क्या है। सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद तथा धर्मनिरपेक्षता।
जैसे हमारे आप देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्ष तब शब्द का भी अर्थ है, और ये मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हमारे देश की जो धर्मनिरपेक्षता है और जो पश्चिमी देश की धर्मनिरपेक्षता है वो किस तरीके से अलग है। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है और पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। आप देखते हैं हमारे देश में जब आप संसद, चलिए इसका एग्जाम्पल भी देती हूँ, जब आप संसद में जाएंगे आप देखेंगे कि दक्षिण वाले हैं धोती में आ रहे हैं, कुर्ते या पगड़ी पहन कर आ रहे हैं, कोई तिलक लगा कर आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर ड्रेस नहीं है कि हाँ सबको सूट बूट में आना है, सबको ब्लैक कलर के सूट में आना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी जो मर्जी है, किसी को कुर्ता पजामा पहन के आना है आप कुर्ते पजामे में आइए, आपको पैंट शर्ट पहननी है आप पैंट शर्ट पहन के आइए, आपको सर पर पगड़ी लगा के आनी है आप पगड़ी लगा के आइए, आपको धोती पहन के आनी है आप धोती पहन के आइए, आपका कल्चर जो कहता हो वो करके आइए। तो हमारे यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। परंतु पश्चिमी देशों में क्या है कि सब इक्वल दिखने चाहिए। कई बार आप देखते हैं कि सिखों की जो पगड़ी, क्योंकि हमारे भारतीय भी बहुत ज़्यादा हैं, बाहर नौकरी करने गए हैं और अब हमारे देश के लोग पार्लियामेंट तक भी पहुंच गए हैं बाहर की, तो वहाँ पर बात उठती रहती है सिख पगड़ी लगाते हैं, ये चीज़ क्यों करते हैं सबसे अलग, तो इस पर बात उठती रहती है समय समय पर ये मुद्दा। तो वहाँ पे क्या है कि सब इक्वल नज़र आने चाहिए, सब एक ही तरीके से, परंतु हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब विविधता है। यही तो हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता है, तो इनकी तुलना करने के लिए भी आ जाता है। तो ये बात यहाँ की जा रही है। सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, क्षेत्र स्तर पर जो क्षेत्रवाद होता है ना, क्षेत्रवाद फैला, जब वोट वगैरह होता है बहुत बड़े स्तर पर होता है, छोटे स्तर की राजनीति, स्थानीय स्तर की राजनीति में आप देख सकते हैं क्षेत्रवाद मुद्दा। भारत ना कह के आप कहने लगे कि आप उत्तर प्रदेश थे और उत्तर प्रदेश में भी किसी पर्टिकुलर एक जगह से नाम लेने लगे, क्षेत्रवाद हो आपके अंदर, राष्ट्रीयवाद ना हो क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद तथा धर्मनिरपेक्षता ये सारे मुद्दे पढ़ते हैं। साथ ही विश्व भर में, अब यहाँ बात आ गई है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, विश्व भर में मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया, हमारा भारत किस में है, एशिया में है, और एशिया में भी पर्टिकुलर दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित, क्या कहा है, विश्व भारत सहित, इंक्लूडिंग इंडिया, विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, आपको पता होगा, नहीं पता, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, तो सारी बातें हम जब चीज़ें पढ़ेंगे ज्योग्राफी बात करेंगे। साथ ही विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, तो भौतिक, फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल भूगोल भी पढ़ना पड़ता है। दो तरीके के होते हैं भूगोल, होते हैं या नहीं होते, नहीं होते, होते हैं, बताइए, चलिए बताइए, दो तरीके से पढ़े जाते हैं, कमेंट में लिख के बताइएगा भाई, दो तरीके से पढ़े जाते हैं ना। मैप भी दो तरीके से होते हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल होते हैं ना। ये चीज़ तो पढ़िए, चीज़ें देखिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट बाकी 3 के बारे में, जीएस पेपर 2, 3 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।